तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है ये जो आपका पंचवटी शब्द है इसमें कौन सा समास है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। इम्पोर्टेंट क्यों है ये चीज़ हम आपको अभी बताते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर बोला गया है कि पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका द्विगु समास, दूसरा दिया हुआ है आपका तत्पुरुष समास, तीसरा बहुव्रीहि, यहाँ पर ये सी होगा, ठीक। तो तीसरा आपका दिया हुआ है यहाँ पर बहुव्रीहि और चौथा दिया हुआ है आपका अव्ययीभाव समास। अब यहाँ पर क्या होता है कि 5 बटों का जो समूह है उसे हम पंचवटी कहेंगे। तो इस कारण से आप क्या करते हो, यहाँ पर द्विगु समास पुट कर देते हो, ठीक। और वो आपका 100% बिल्कुल सही आंसर भी होता है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर बहुव्रीहि यहाँ पर समास पुट कर देते हैं, जो कि आपका बिल्कुल ही गलत आंसर होता है। ये बिल्कुल भी सही आंसर नहीं होता। बहुव्रीहि समास इसका बिल्कुल भी सही आंसर नहीं है। तो पंचवटी में बहुव्रीहि जो लोग लगाते हैं उनके लगाने का एक कारण होता है। तो वो कारण क्या होता है कि वहाँ पर लोग बोलते हैं कि पंचवटी वह स्थान है जहाँ पर सीता माँ को जब ले जाकर बंधक बनाकर रखा गया था, तो वह जो स्थान है उसे हम पंचवटी कहते हैं, ठीक। तो इस कारण से यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर बहुव्रीहि समास हुआ। लेकिन आप ध्यान से समझिएगा, हमने आपको थ्योरी वाली क्लास में सिर्फ एक ही बात बताई थी कि जहाँ पर भी आपको समास की पहचान करनी हो तो सिर्फ और सिर्फ आप पदों का ध्यान रखिए, किस में कौन सा पद प्रधान होता है और किस में कौन सा पद प्रधान नहीं होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे तो कभी भी आप गलती नहीं करोगे। अब आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमने द्विगु समास में आपको बताया था कि पहला पद जो होता है वह आपका क्या होता है, संख्यावाची विशेषण होता है, और वहाँ पर जो दूसरा पद जो होता है वह क्या करता है, समूह का बोध कराता है। तो ये यहाँ पर बिल्कुल ही सही फिट होता है। तो यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन बहुव्रीहि के बारे में हम क्या जानते हैं कि बहुव्रीहि में हम ये जानते हैं कि इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता। दोनों ही पद जो होंगे उनमें से कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर बोला गया है पंचवटी। यदि हम एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि हम बोलते हैं लंबोदर, जैसे कि हम बोलते हैं लंबोदर। अब लंबोदर के लिए आप क्या बोलते हो, तो लंबोदर के लिए आप बोलते हो कि लंबा है जिसका उदर, क्या लंबा है जिसका उदर, उसे हम क्या कहेंगे, गणेश भगवान। तो हम उसे क्या बोल देते हैं, गणेश। अब यहाँ पर था आपका लंबोदर, ठीक, लंबा है जिसका उदर, और उसे क्या बना दिया यहाँ पर, गणेश, ठीक। अब यहाँ पर शब्द आपका ये वाला था और वो चेंज होकर क्या बन गया, आपका ये वाला बन गया। तो ये पूर्ण रूप से चेंज हो गया। यहाँ पर जो भी पद आपके प्रधान थे वो सभी यहाँ पर कैंसिल होकर यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर बोला हमने पंचवटी, क्या बोला हमने, पंचवटी, ठीक। यहाँ पर हमने पंचवटी बोला। अब पंचवटी के लिए आप क्या बोलते हो कि वह स्थान जहाँ पर सीता माँ को कैद करके रखा गया था, वह स्थान जहाँ पर सीता माँ को कैद करके रखा गया था। अब उसे आप क्या बोलोगे, उसे भी तो आप क्या बोलोगे, पंचवटी ही बोलोगे, पंचवटी। आप उसे भी तो पंचवटी ही बोलोगे, कुछ और तो आप बोलोगे नहीं। पंचवटी जो था, जो पंचवटी जो शब्द था वो आपका पंचवटी का पंचवटी ही रह गया। यानी कि जो पद यहाँ पर प्रधान थे वही पद यहाँ पर भी प्रधान थे। ध्यान से समझिए, यहाँ पर लंबोदर, ये दुनिया जानती है कि ये वाला आपका बहुव्रीहि समास के अंदर 100% आता है, ठीक। लंबोदर में क्या हुआ, जो पद प्रधान था वह पद यहाँ पर आकर कैंसिल हो गया, वह प्रधान नहीं रहा। अब यहाँ पर पंचवटी में देख रहे हो तो पंचवटी जो था उसमें जो पद प्रधान था वह यहाँ पर आकर कैंसिल नहीं हुआ, वो वैसे का वैसा ही है, अभी भी वैसा के वैसा ही है। तो आप कैसे कह सकते हो यहाँ पर बहुव्रीहि आ जाएगा, कभी भी आप नहीं कह सकते कि यहाँ पर बहुव्रीहि आ जाएगा, ठीक। तो ये बिल्कुल ही गलत आंसर होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए हमेशा ही, ठीक। तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर हमें क्या होता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन वहाँ पर हमें कन्फ्यूज नहीं होना है, सही तरीके से काम करना है, जो कि सही तरीका जो होता है, ठीक। अब यहाँ पर हमें दूसरा प्रश्न देखते हैं, किस विकल्प में संधि और समास दोनों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर संधि और समास दोनों का ही प्रयोग हुआ होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका बदबू, दूसरा है आपका जन्म रोगी, तीसरा है आपका सोपसर्ग और चौथा है आपका जलमग्न, ठीक।
अब यहाँ पर जलमग्न है तो आप बोल दोगे जल में मग्न, यानी कारक चिन्ह आ रहा है, तो जल में मग्न अधिकरण तत्पुरुष। ठीक, अब इसके बाद जन्म रोगी, जन्म रोगी यानी कि जन्म से रोगी, तो क्या बोल दोगे आप, करण तत्पुरुष। इसके बाद बदबू, बद है जो बू, यानी कि बद है जो बू, तो क्या बोल दोगे आप, कर्मधारय समास। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर बचता है हमारा सोपसर्ग। अब सोपसर्ग की बात की जाए ना, तो यदि यहाँ पर संधि की बात करें, किसकी, संधि, यदि यहाँ पर संधि की बात की जाए तो संधि बनती है आपकी सा प्लस उपसर्ग। क्या बनती है, सा प्लस उपसर्ग। यदि यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सी संधि होगी, तो आप बोल दोगे गुण संधि। क्या बोल दोगे आप, गुण संधि। ठीक, अब इसके बाद दूसरी बात, यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि समास है, तो समास तो है, लेकिन समास कौन सा है, यदि आपसे ये पूछा जाए तो आपको अच्छे से पता है, जब कभी भी आपका यहाँ पर देख रहे हो उपसर्ग आ रहा है, जब उपसर्ग आता है तो आपका क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। जब कभी अव्यय आए या उपसर्ग आए तो क्या हो जाता है आपका, अव्ययी भाव समास। क्या, अव्ययी भाव समास। ठीक, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसका तीसरा देखते हैं, लंबोदर। ठीक, लंबोदर, अभी हमने लंबोदर ही लिखा था और वही आ गया। ठीक, तो लंबोदर शब्द में कौन सा समास है। अब यहाँ भी आपको एक चीज अच्छे से समझनी है, ये लंबोदर है, इसमें आपको अच्छे से पता है कि कौन सा समास है, लेकिन आपको एक चीज और समझनी है, वो चीज आप ध्यान से समझिएगा। लंबोदर सबसे पहले आप 100% बोलोगे कि यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, लंबोदर का मतलब होता है लंबा है जिसका उदर। अब इसे हम यदि विग्रह करते हैं तो यहाँ पर क्या निकलता है, लंबा है जिसका उदर। ठीक, लंबा है जिसका उदर यानी कि लंबा है जिसका पेट, उसे हम क्या कहेंगे, लंबोदर, यानी कि गणेश भगवान। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर ये क्या है आपका, लंबा, लंबा एक क्या हो जाता है आपका, एक विशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है, एक विशेषण। और हमने आपको बताया था, जहाँ कहीं भी आपको विशेषण विशेष से दिख जाए या उपमेय उपमान दिख जाए, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर आप बहुब्रीहि को ही पुट क्यों करोगे, ये चीज आपको जानना जरूरी है। ठीक, अब यहाँ पर बहुब्रीहि ही जो है इसका परसेंटेज ज्यादा है, कर्मधारय जो है इसका परसेंटेज कम है। क्यों कम है, क्योंकि देखिए यहाँ पर यदि बात की जाए इस शब्द में, तो कर्मधारय आ रहा है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन बहुब्रीहि भी आ रहा है, यानी कि दो बार जो चीज आ रही है वो क्या है, ये, लेकिन एक बार जो चीज आ रही है वो क्या है, ये। ठीक, तो यहाँ पर हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं, अगर आपको बहुब्रीहि ऑप्शन में ना दिखे तो आप कर्मधारय पुट कर सकते हो, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, जो कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ है आपका बागाम्बर। ठीक, और दूसरा है आपका साची पति। ठीक है, बागाम्बर, साची पति, साची का पति है, जो आपको अच्छे से पता है ये क्या होंगे, आपके बहुब्रीहि समास में होंगे और नहीं के लिए पूछा गया है। ठीक, अब इसके बाद है आपका, और इसके बाद है आपका नर्दम। आप इसे ध्यान से समझिए, नर्दम। ठीक, नर्दम का मतलब होता है अधम। अधम है जो नर, यानी कि अधम का अर्थ होता है आपका जो कि नीच प्रवृत्ति का हो। नीच प्रवृत्ति का जो मनुष्य होता है उसे हम कहते हैं अधम। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। तो यही हमारा बिल्कुल आज सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया था बहुब्रीहि नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, द्वंद्व समास का उदाहरण कौन नहीं है। द्वंद्व समास का उदाहरण वह नहीं होना चाहिए। सबसे पहला है आपका धर्माधर्म। धर्माधर्म का मतलब होता है यहाँ पर होगा आपका धर्म या अधर्म। क्या हो जाएगा, धर्म या अधर्म। अब ये या क्यों लगाया है हमने, क्योंकि यह एक वैकल्पिक द्वंद्व है। वैकल्पिक द्वंद्व क्यों है, क्योंकि देखिए धर्म और अधर्म ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। ठीक, इसी प्रकार से आप बोलोगे कृष्णार्जुन। कृष्णार्जुन में हम क्या करेंगे, कृष्ण
प्लस अर्जुन, यानी कृष्ण और अर्जुन, क्या और कृष्ण और अर्जुन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उत्तरोत्तर द्वंद्व। ठीक, इसके बाद है आपका रुद्र प्रिय, और इसके बाद है आपका उचितानुचित। ठीक, उचितानुचित में क्या हो जाएगा, उचित या अनुचित, उचित या अनुचित। तो उचित और अनुचित ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ पर क्या हो गया, या लग गया। तो ये कौन सा हो जाएगा, जैसे कि हमने आपको अभी बताया था, वैकल्पिक द्वंद्व। इसके बाद रुद्रप्रिय, रुद्रप्रिय है जिसको, यानी कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ पर ये आपका बहुब्रीहि समास है, तो ये क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास के अंतर्गत नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है सप्तऋषि। सप्तऋषि जो शब्द है इसमें कौन सा समास है। तो ये काफ़ी इजी प्रश्न है। यहाँ पर सीधा सीधा ही सप्तऋषि यानी 7 ऋषियों का जो समूह है उसे क्या कहेंगे हम, सप्तऋषि। और यहाँ पर सबसे पहला संख्यावाची विशेषण और दूसरा यहाँ पर ग्रुप को दर्शा रहा है। तो सीधा सीधा आप बोल दोगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका द्विगु समास। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका, ये आपका इंपॉर्टेंट है, कौन सा समस्त पद, कौन सा समस्त पद मध्यम पद लोपी तत्पुरुष नहीं है। हमने आपको मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास किस प्रकार से होता है ये हमने आपको अच्छे से बताया था। ठीक, तो यहाँ पर आप देखना है कि नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला है आपका घृतानन, ठीक, दूसरा है आपका पवन चक्की, ठीक, तीसरा है आपका मधुप और चौथा है आपका वनमानुष। तो मध्यम पद लोपी तत्पुरुष जो होता है उसमें होता क्या है कि जो मध्यम पद जो होता है, जो समस्त पद है, इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि मध्यम पद जो होता है उसका क्या हो जाता है कि लोप हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे वनमानुष, पवन चक्की और घृतानन, इन सब में क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जैसे कि आप बोलते हो, यहाँ पर आप बोलोगे कि वन मानुष यानी कि वन में रहने वाला मनुष्य। अब वन में रहने वाला मनुष्य, तो यहाँ पर देखिए वन में रहने वाला मनुष्य। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब आपने लिखा वन मानुष, जब आपने क्या लिखा वन मानुष लिखा, तो ये जो आपके जो पद थे ये क्या हो गए आपके, यहाँ से ये सब कैंसिल हो गए और सिर्फ आपका बचा क्या, वन और मानुष। ठीक, तो इसी प्रकार से होता है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप मधुप को देखोगे तो मधुप का मतलब ही होता है आपका मधुमक्खी। मधुप का जो दूसरा मीनिंग होता है वह होता है आपका मधुमक्खी। तो यहाँ पर ये आपका कभी भी लुप्त होगा, लोप होगा, कभी भी लोप नहीं होगा। तो यहीं पर ये वाला जो आंसर होगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका, किस विकल्प में अपादान तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है। अब अपादान तत्पुरुष कहाँ पर होगा, तो अपादान वहाँ पर होता है जब दो चीज़ों को अलग होने का भाव होता है। जब दो चीज़ों के अलग होने का भाव होगा वहीं पर क्या होगा आपका अपादान, तो वहीं पर आपका अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि पदच्युत, पदच्युत यानी पद से च्युत, पद से च्युत का मतलब क्या होगा, पद से अलग हो गया, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट हो रहा है यानी पथ से अलग हो रहा है, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद मोहांत, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद है आपका ज्ञान विरक्त यानी कि ज्ञान से विरक्त, ये इसमें भी अलग हो रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे मोह से अंधा, मोह से अंधा जो होगा उसे कहेंगे हम मोहांत, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका करण तत्पुरुष। क्या हो जाएगा आपका, करण तत्पुरुष। तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट है आपका अनुदिनम। अनुदिनम काफ़ी इजी है। अनुदिनम शब्द में कौन सा समास है, और आपको इजीली दिख ही रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है आपका उपसर्ग लगा हुआ है। और जब कभी भी आपको उपसर्ग दिख जाता है तो आप क्या बोलते हो, जब हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास, या तो अव्यय हो या उपसर्ग हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास। इसके बाद नेक्स्ट है, किस विकल्प में अशुद्ध है, किस विकल्प में अशुद्ध है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शुद्ध नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका दोषपूर्ण, दोषपूर्ण को बोला गया है यहाँ पर अपादान तत्पुरुष। इसके बाद दूसरा है आपका
विद्याधर, विद्याधर को सॉरी विद्याधर है ये, विद्याधर, विद्याधर को बोला गया है कर्म तत्पुरुष। देखिए विद्याधर की बात करें तो विद्या को धारण करने वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्म तत्पुरुष सही है ये आपका। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका छात्रावास। यहाँ पर बोला गया है संप्रदान कारक, यानी कि छात्रों के लिए वास, तो छात्रों के लिए वास है। यहाँ पर जब किसी के लिए कोई क्रिया की जाती है तो वहाँ पर क्या होता है संप्रदान होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और इसके बाद है आपका ऋषि राज, ऋषि राज का मतलब ऋषियों में राज, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक, तो यहाँ पर बचा क्या आपका, यहाँ पर बचा आपका दोषपूर्ण। दोषपूर्ण में आपका अपादान नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा अपादान क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपादान अलग करने का भाव करता है। और यहाँ पर दोषपूर्ण की बात कर रहे हैं तो वो दोष से पूर्ण है, यानी कि दोष उसके साथ है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करण हो जाएगा। क्या हो जाएगा करण हो जाएगा। तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये वाला दोषपूर्ण ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है किस विकल्प में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास की हमें पहचान करनी है। ठीक, और द्वंद्व समास कहाँ पर होगा, जब दोनों ही पद क्या होंगे आपके प्रधान होंगे। ठीक, सबसे पहला है आपका 68, दूसरा है आपका शतरंग, तीसरा है आपका दुमट और चौथा है आपका शतांश। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो शतरंग यानी 7 रंगों का जो समूह है, दुमट यानी कि 2 मिट्टियों का समूह जो है, और शतरंग यानी कि 7 का जो समूह है यानी कि 100 का। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, शतांश जो होता है वह होता है आपका 7 का अंश यानी कि 100 का जो अंश है। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका द्विगु समास में आ जाएंगे। ये 1 2 3 ये तीनों ही क्या हो जाएंगे आपके द्विगु समास में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये है जो आपका 68 आपका ये आपका द्वंद्व समास में आता है। एक चीज़ आपको हमेशा ही याद रखनी है कि जब कभी भी कोई भी आपको नंबरिंग दिखती है तो वहाँ पर आप हमेशा ही ये चीज़ मत समझिए कि वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास हमेशा तभी होगा जब उसका पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और दूसरा पद जो हो वह ग्रुप को दर्शाए, तब आपका द्विगु समास होगा। लेकिन द्वंद्व समास कहाँ होगा, जब दोनों ही पद आपके प्रधान हो। अब यहाँ पर देखिए 68 बोल रहा है, 68 का मतलब क्या होता है 8 + 60, 8 और 60 जब ये दोनों मिलेंगे तभी तो आपका 68 बनेगा। देखिए 8 अपने आप में प्रधान है, 60 जो है वो अपने आप में प्रधान है, यानी कि दोनों ही पद प्रधान है। जब दोनों ही पद प्रधान है तो वो क्या आ जाएगा आपका द्वंद्व समास। तो आप हमेशा ही याद रखिए जब कभी भी आपको इस प्रकार से नंबरिंग दिखती है तो नंबरिंग को हमेशा ही किस में लेना है, आपको द्वंद्व समास में लेना है। ठीक, इसके बाद पीताम्बर, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, हर कोई बता देगा। पीताम्बर में क्या हो जाएगा, पीला है जिसका अंबर। ठीक, तो बहुब्रीही समास हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ और याद रखिए, यदि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि बहुब्रीही समास आपके ऑप्शंस में नहीं है तब आप किसको पुट करोगे। ठीक, तो आप बोलोगे यहाँ पर पीला है जिसका अंबर, पीला है जिसका अंबर, अंबर यानी कि कपड़ा। तो पीला क्या है, पीला एक रंग है, रंग क्या है, ये एक विशेषण का काम कर रहा है। ठीक, तो जब कोई भी एक विशेषण विशेष से हो या उपमेय उपमान हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है, आपका कर्मधारय समास हो जाता है। तो यहाँ पर आप हमेशा ही याद रखिए जब कभी भी इस प्रकार के प्रश्नों में आपको बहुब्रीही ना दिखे तो वहाँ पर आप कर्मधारय लगा देना। ठीक, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही है, यहाँ पर सही की पहचान करनी है हमें। ठीक, सही की पहचान करनी है, 3 आपके गलत होंगे। सबसे पहला है आपका चिड़ी मार, चिड़ी मार यानी कि चिड़ियों को मारने वाला, बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका बिल्कुल सही है। इसका नेक्स्ट देखते हैं गंगा स्नान, गंगा स्नान गंगा का स्नान। देखिए गंगा का स्नान नहीं होता है, वो होता है हमेशा गंगा में स्नान। क्या होता है, गंगा में स्नान। ठीक, ये होता है। इसके बाद है आपका घुड़दौड़, घुड़दौड़ यानी कि घोड़ों के लिए दौड़। देखिए घोड़ों के लिए दौड़ नहीं होती, यहाँ पर होता है घोड़ों की दौड़। ठीक, घोड़ों की दौड़ इस प्रकार से होता है। ठीक, इसके बाद रण निमंत्रण, रण निमंत्रण की बात करें तो रण का निमंत्रण नहीं, रण का निमंत्रण नहीं होता, यहाँ पर होता है रण के लिए। ठीक, रण के लिए निमंत्रण होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे ए ऑप्शन जो है वही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी ये सारे गलत हैं। ठीक, अब इसके बाद सदगति, सदगति में कौन सा समास है, तो सबसे पहला दिया हुआ है आपका तत्पुरुष समास, दूसरा
कर्मधारय समास, तीसरा है आपका अव्ययीभाव समास और चौथा है आपका द्विगु समास। ठीक, तो सदगति, सदगति का मतलब होता है कि जो गति सद है यानी कि सही है, जो सही गति है उसे कहते हैं हम सदगति। तो क्या हो जाएगा आपका सीधा सीधा ही कर्मधारय समास हो जाएगा।